हाँ, तो नमस्कार आप सभी का। पॉलिटिकल साइंस के इस तीसरी क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे परीक्षा में छपने वाले 100 प्रश्नों की जो सीरीज है, इसमें फर्स्ट जो शुरुआत हमने 50 प्रश्नों से करी है, तो इसमें ये थर्ड क्लास है। इसमें इससे पहले की क्लास में हम 30 प्रश्न कर चुके हैं। 31वें प्रश्न से हम कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है आपके सामने कि बॉम्बे प्लान क्या था। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसा कि पिछली क्लासों में थे वैसे ही चल रहे हैं। तो ध्यान रखना कि 1944 में बॉम्बे में कुछ उद्योगपतियों ने एक सम्मेलन किया था। कुछ बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर के एक सम्मेलन किया और वहां पे एक प्लान बनाया, एक प्रस्ताव दिया था कि देश में प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। इसी को बॉम्बे प्लान कहा गया। बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई कुछ उद्योगपति, देश के बड़े उद्योगपति 1944 में बॉम्बे में मिले थे और उन्होंने एक योजना बनाई कि हमारे देश में किस प्रकार की इकोनॉमी होनी चाहिए। तो उन्होंने एक प्लान्ड इकोनॉमी यानी एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अपनाने का जो है एक सुझाव दिया था। इसी को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 32वां है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक की जो 5 वर्षों की एक योजना थी, देश का विकास किस तरीके से किया जाना चाहिए उस पर। तो इसका मुख्य फोकस जो है वो मुख्य फोकस किस चीज पर था? उद्योगों पर था कि कृषि पर था कि बैंकिंग सेवा क्षेत्र पर था कि बैंकिंग पर कि किस पर था? तो ध्यान देना कि हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी में सबसे ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। मतलब ये था कि उस समय हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था 1947 में, तो खाद्यान्न की बहुत ज्यादा कमी थी। तो सरकार की ये योजना थी कि भाई सबसे पहले देश में खाद्यान्न का इतना उत्पादन किया जाए कि हम आत्मनिर्भर हो जाए, हमें विदेशों से जो है वो खाद्यान्न का आयात न करना पड़े। तो इसीलिए पहला जोर जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना में जोर दिया था कृषि क्षेत्र पर। इसमें बांध और सिंचाई के प्रोजेक्ट्स जो है वो शामिल किए थे। और आपको याद होगा कि इसी पंचवर्षीय योजना में हमारे देश के जो बड़े बड़े बांध थे उनका निर्माण इसी काल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा देखो 33वां प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता की नीति के संस्थापक कौन थे? आपको याद होगा कि जब देश आजाद हुआ था उस समय विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था। एक तरफ पूंजीवादी राष्ट्र थे जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी राष्ट्र एकजुट हुए थे। तो अब भारत उस समय आजाद हुआ और साथ ही साथ बहुत सारे और भी राष्ट्र जो अभी आजाद हो रहे थे और कुछ हुए थे। तो इन्होंने कहा कि भाई हम एक ऐसा एक रास्ता अपनाएंगे कि न तो हम अमेरिका के गुट में जाएंगे, न हम साम्यवादी रूस के गुट में जाएंगे। हम तो जो है वो एक गुट निरपेक्ष जो है एक तरीका अपनाएंगे। तो उसी को गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? तो प्रश्न ये आंसर आपको लिखना है कि भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, ये तीनों ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य संस्थापक थे। तो ध्यान रखना है कि मोटे तौर पर अगर आपको पूछा जाए तो भारत के पंडित नेहरू, साथ ही साथ मिस्र के जो है वो अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के टिटो, ये तीनों जो है वो संस्थापक थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के। 34वां प्रश्न देखो, पंचशील के सिद्धांत किसने दिए थे? उस समय शुरुआत में भारत और चाइना की काफी अच्छी दोस्ती थी और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था। तो उस समय एक सिद्धांत दिया गया था पंचशील का सिद्धांत, जिसमें 5 सिद्धांत थे और ये तय किया गया था 5 सिद्धांतों के आधार पर कि हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। लेकिन 1962 में जो भारत चाइना का जो युद्ध हुआ उसके बाद फिर ये पंचशील के जो सिद्धांत थे ये समाप्त हो गए। तो पंचशील के 5 सिद्धांत भारत के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और साथ ही साथ चीन के प्रमुख जो है वो चाउ एन लाई ने मिलकर के दुनिया को दिए थे, दोनों राष्ट्रों के आपसी संबंधों को बताने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो 35वां है कि 1962 के भारत चीन युद्ध का भारत की इमेज पर क्या असर पड़ा? विश्व स्तर पर उस समय क्या प्रभाव पड़ा भारत का? तो इस युद्ध में हार की वजह से दुनिया में भारत की छवि को बहुत धक्का लगा और देश का आत्मविश्वास जो है वो कम हुआ था। चाइना के साथ इस युद्ध में स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपको याद होगा 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उस समय हालात बड़े विकट थे, खाद्यान्न की कमी थी और बहुत सारी और भी परिस्थितियां थी, देश ने युद्ध झेले थे। तो ऐसी
स्थिति में एक तो जवानों को मोटिवेट करने के लिए और साथ ही साथ किसानों को मोटिवेट करने के लिए हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा 37वां प्रश्न है कि 1967 के चुनावों को राजनीतिक भूकंप क्यों कहते हैं। 1967 का जो आम चुनाव हुआ था हमारे देश का, उसको नाम दिया जाता है राजनीतिक भूकंप। क्या कारण था, तो ध्यान देना, क्योंकि इन चुनावों में कांग्रेस पहली बार कई राज्यों में चुनाव हार गई थी। जैसे मान लीजिए जमीन पर भूकंप आता है तो सब कुछ हिलता है कि नहीं हिलता है, तो इसी तरीके से देश आजाद हुआ तब से लेकर के लगातार जो है वो कांग्रेस जीतती आ रही थी, कांग्रेस की सरकार बनती थी सेंटर में, और अचानक से जो है वो भूकंप आया कि कांग्रेस लड़खड़ा गई और पहली बार उसकी हार हो गई थी। तो इसीलिए इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी है और यहीं से भारत में गठबंधन की राजनीति का दौर जो है वो शुरू होता है, 1967 से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा 38वां, आया राम गया राम मुहावरा किस घटना से जुड़ा हुआ है। ये हमारे देश की राजनीति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहाँ जुड़ी हुई है और उसी के आधार पर फिर आया राम गया राम जो है वो एक ये चल पड़ा वाक्य। तो यह मुहावरा 1967 में, जिसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा भी दी जाती है जिस चुनाव को, 1967 में हरियाणा के एक विधायक गया लाल, जिनका नाम था, से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली थी। यह दल बदल की राजनीति पर एक तंज है, इसलिए इसे कहते हैं आया राम गया राम। नेक्स्ट देखो, 39वां प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने और किस चुनाव में दिया था। याद रखना कि नारा जो है वो इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में दिया था, जो उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ था। काफ़ी हद तक जो है वो कांग्रेस को इसका फायदा मिला था और बहुत ज़्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस जीत पाई थी। तो 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। 40वां प्रश्न देखो, 25 जून 1975 को भारतीय राजनीति में क्या हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेट याद रखना। वैसे तो डेट याद रखना बहुत बड़ा जटिल काम होता है, पर कुछ महत्वपूर्ण जो डेट होती है वो तो आपको याद रखनी पड़ेगी। 25 जून 1975 को हमारे देश में सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर देश में आपातकाल की घोषणा करी थी। देश में आपातकाल लगा दिया था। तो तारीख थी 25, आपको याद रखना है, जून 1975। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 41वां प्रश्न है। बच्चों, जिस तरीके से हम आपका हर सब्जेक्ट लेकर के कवर करके आगे बढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल शानदार परीक्षा की हम तैयारी करवाएंगे। एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक बिल्कुल कवर करवा देंगे और आपको लाइव क्लास भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, बिल्कुल अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे लिए उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है, शाह आयोग क्यों बनाया गया। आप लिखेंगे कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद, जब देश में जो आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, जब वो खत्म हुआ तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने शाह आयोग बनाया था, ताकि ये जांच की जा सके कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई थी और सत्ता का कितना गलत इस्तेमाल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, 42वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है और इसका मकसद क्या है। ध्यान देना कि चिपको आंदोलन पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से रिलेटेड है। आपको याद होगा कि वहां पे पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाओ, ऐसा आंदोलन चलाया था। इसका मुख्य मकसद पेड़ों को कटने से बचाना और पर्यावरण की रक्षा करना था। ये जो प्रश्न आप देख रहे हो, ये प्रश्नों की जो सीरीज हमारी चल रही है, ये हम अभी फिलहाल सेकंड बुक के हमारे सारे के सारे प्रश्न हैं और ये हमने विभिन्न चैप्टरों से, यानी पूरी किताब से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने लिए हैं। इसी तरीके से अब हम आगे क्या करेंगे कि एक एक चैप्टर हम लेकर के चैप्टर वाइज, प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, उसके अति लघुतरात्मक, उसके लघुतरात्मक, बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न, सब कुछ हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप रेडी रहें। इसी तरीके से बैक टू बैक क्लासें अब आपको मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो 43, मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी। तो ध्यान देना कि मंडल आयोग की सबसे बड़ी सिफारिश यह थी कि केंद्र सरकार की जो भर्तियां होती थी, जो नौकरियां थी, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो इनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात जो है वो मंडल आयोग ने
कही थी और इसके आधार पर ओबीसी जो है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनको जो है वहां पे रिजर्वेशन मिला है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 44वां प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? आप देखेंगे कि 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया एक सैन्य अभियान था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न देखो कि भारत में गठबंधन की राजनीति मुख्य रूप से कब शुरू हुई? गठबंधन का मतलब समझते हो ना कि जब किसी एक पार्टी को सत्ता नहीं मिलती या जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो फिर कुछ पार्टियां मिल करके जिनकी विचारधाराएं आपस में मिलती हैं, ऐसी कुछ पार्टियां मिल करके सरकार बनाती हैं तो वो गठबंधन की सरकार कहलाती है। तो 1989 के चुनावों के बाद से भारत में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। 1989 आपको याद रखना है ना, 1989 के बाद से, क्योंकि उस चुनाव में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था तो उस समय फिर आपस में पार्टियां मिल करके अपने हितों को ध्यान में रखते हुए और वो आपस में गठबंधन बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना कब हुई थी? तो तारीख याद रखना 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में ये घटना हुई थी। 47वां प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार आरटीआई कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार से तात्पर्य ये है कि अगर आपको किसी भी सरकारी या जो प्राइवेट कार्यालय होते हैं वहां से अगर कोई सूचना प्राप्त करनी होती है तो उसकी जो निर्धारित फीस होती है उसके माध्यम से आप जो है वो जमा करा करके और कोई भी सूचना जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। एक निश्चित समय में आपको वो सूचना मिल जाती है। तो ये जो कानून है, सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ। यह कानून आम नागरिक को सरकारी कामकाज की जानकारी पाने का हक देता है। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा 48वां प्रश्न है, नीति आयोग कब बना और इसने किसकी जगह ली? तो आपको याद होगा कि नीति आयोग से पहले हमारे यहाँ पे योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना और इसने योजना आयोग, जिसे प्लानिंग कमीशन कहते हैं, की जगह ली थी। मतलब देश में पहले 5-5 वर्षों की जो योजनाएं चलती थी वो प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग जो है वो उसकी पूरी मॉनिटरिंग करता था। उसके बाद फिर अब जो है ना 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। और 39वां प्रश्न देखो कि भारत के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान देना, भारत के परमाणु कार्यक्रम का मकसद अपनी सुरक्षा को मजबूत करना है। भारत परमाणु हथियारों को हमले के लिए नहीं बल्कि जो है अपने डिटरेंस यानी बाहरी खतरे से अपना बचाव करने के लिए रखता है और पहले उपयोग नहीं करने की नीति पर जो है वो भारत क्या करता है, इस पर अमल करता है। तो अब ये हमारा अंतिम प्रश्न देखो कि 2014 के आम चुनावों ने भारतीय राजनीति को कैसे बदला? 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी कहते हैं, ने अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल किया था। करीब 30 साल बाद केंद्र में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था और एक सरकार बनी थी और यहीं से भारतीय राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत जो है वो माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने अभी 50 प्रश्न किए। आप देख सकते हो कि सबसे दमदार हमारे 50 प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि परीक्षा 2026 की जो बोर्ड परीक्षा आपकी होनी है और आज और भी जो आगे जितनी भी परीक्षाएं होंगी आपकी, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन सवालों का महत्व रहेगा। और मैं आपको बता दूं, हमारा ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं, ऐप का नाम है EDUCATION, एजुकेशन और RISE, राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां पे आपको आपके हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के नोट्स PDF के रूप में मिलेंगे। वहां पे आपको वीडियोस मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। आपको ये नंबर जो है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे नंबर, यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है। तो इसकी जो PDF है ना, वो हमारी PDF हम टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर करते हैं। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है या क्या पढ़ना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके आधार पर मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आ जाऊँगा। तो अभी इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।